हेलो दोस्तों, कैसे हो? पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी की असली सफलता जब मेहनत करेंगे तब मिलेगी। मैं हर बार यही कहता हूँ, मेहनत करते रहिए, है ना। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मेहनत करते हैं उसके लिए आराम भी चाहिए, है ना। हम मेहनत करते हैं तब उसके लिए आराम भी चाहिए। लेकिन एक बात इसमें याद रखनी है, आपको सही लगे या गलत लगे वो आपकी राय है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करनी है। मतलब कि मान लीजिए हम मेहनत करते हैं ना, हम मेहनत करते हैं क्योंकि ज़िंदगी का असली सार यही है, मेहनत करना ही है। क्या है? मेहनत करना ही है। और हम मेहनत करके सक्सेस होते हैं, फिर मतलब कि काम में लग जाते हैं। और फिर हम जैसे जैसे अवस्था आती है तो हम 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, जैसे ख़त्म हो जाते हैं। और ख़त्म होने के बाद में आराम कर लेंगे भाई। शरीर भी चेंज होता है, नहीं मतलब कि शरीर में चेंज होता है। क्या होता है? शरीर चेंज होता है, शरीर चेंज, चेंज है ना, चेंज। केवल शरीर चेंज होता है, बाकी इसमें कुछ परिवर्तन थोड़ी आता है। जैसे हम कपड़े होते हैं, ये कपड़े चेंज करते हैं, नई ड्रेस लाते हैं, उसी प्रकार ये सिस्टम होता है। और इसी प्रकार से हम इस दुनिया से हम जाने के बाद में, हम खत्म होने के बाद में जब आत्मा बनेंगे, आत्मा बन के जब उस समय का होता है, हमारा काम कहता है आराम से बैठा रहना। भाई रियल बात ये करके कि आप जो मानते हैं भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, मन नहीं लगता, इसके बारे में बात करते हैं हम, है ना। भाई मरने के बाद में जब आत्मा बनेंगे, आत्मा बनेगी ना, तो वो आत्मा बनेगी उसको भाई घूमना क्यों है? सारा दिन इधर उधर भटकना भटकना है, किसी के शरीर में घुसना, ये गलत काम नहीं करना चाहिए, है ना। ये गलत काम कभी नहीं करना। आराम से बैठ जाना और शांति से बैठ जाना और आराम करना, उसी टाइम आपको कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन अभी जो वर्तमान का समय है वो केवल संघर्ष का है। किसका है? संघर्ष का है। अभी वर्तमान का समय क्या है? संघर्ष का है। अभी मैं बता रहा था आपको तुगलक वंश के पतन के बारे में, मतलब कि उसके जो अंतिम पतन किस प्रकार हुआ था, कौन अंतिम राजा थे, और शहीद वंश के बारे में बात कर। लेकिन इससे पहले ये बात बताना जरूरी है, क्योंकि जो किताबों का जो ज्ञान है ये तो आप अपने किताबों से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो असली ज्ञान है, जो हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला ज्ञान है, वो हमको सीखना पड़ता है ना। वो किताबों में नहीं मिलता है। वो हमारी भावनाओं को समझने वाली किताबें नहीं होती है ना, वो समझ नहीं पाते हैं। बट जो हमारे जो व्यवहार होते हैं, जो हमारे साथी होते हैं, वो ये भावना समझ सकते हैं। और आपको पता ही मैं आपका साथी हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और मैं आपकी हर प्रकार की भावनाओं को समझता हूँ और उसी के अनुसार काम करता हूँ, है ना, उसी के अनुसार पढ़ाता हूँ। अब आपकी भावना क्या है? आप आराम करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आराम करना, आराम करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आराम करना चाहते हैं। लेकिन अभी आराम नहीं करना है। क्या नहीं करना? आराम नहीं करना। अब क्या करना है? मेहनत करनी है। क्या करनी है? मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे और फिर मेहनत करके सक्सेस हो जाएंगे। लोग आपको मतलब कि याद रखेगी, है ना। आप मतलब कि समाज के क्षेत्र में काम करेंगे, क्योंकि आपको जब शिक्षा के बारे में नॉलेज होगा, शिक्षा के बारे में जब ज्ञान होगा, तो फिर आप क्या करेंगे? वे समाज के क्षेत्र में काम करेंगे, परिवार के क्षेत्र में काम करेंगे, गाँवों के सुधार के क्षेत्र में काम करेंगे, अपने राज्य के जिला के सुधार में काम करेंगे, राज्य के सुधार में काम करेंगे, देश के सुधार में काम करेंगे, है ना। फिर आप प्रकृति के संबंधित भी कुछ अच्छे काम करेंगे, क्योंकि आप शिक्षा का ज्ञान होगा तब करेंगे ना। वरना अनपढ़ आदमी कैसे नहीं कर सकते? ये संभव नहीं है ना, ये असंभव है, ये ऐसा नहीं कर सकता। फिर आगे देखते हैं। फिर इसमें दूसरी बात है, एक तो हमारी मेहनत वाले आराम वाली बात आती है। पहली जो हमारी मेहनत में कौन सी बात आती है? मेहनत में। मैं बाद में ये तुगलक वंश के पतन के बारे में बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ मेहनत के पतन के बारे में। सॉरी, क्या लिख रहा था मैं? सक्सेस होना है ना, जो लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं हैं, लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाएं, बाधाएं, बाधाएं कौन कौन सी आती हैं? पहली बाधा यह है, कौन सी भाई? आराम करने की, है ना। आराम प्रवृत्ति, आराम करने की बाधा, की बाधा। आपने जो असली जिंदगी की जो राह है ना, वो किस माध्यम से चलेगी उसके बारे में बात करेंगे। आपकी जो कमियां है, इस कमियों को दूर करना है। आराम करने की प्रवृत्ति की मतलब आराम जो हमारे सबसे बड़ी समझ होती है आराम, है ना। दूसरा होता है मोबाइल। ये बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल अक्सर
एक बात हमको लगती है, जब मोबाइल देखता है ना, उस समय यदि रात की 1-2, अभी ये 11 बज गई है ना, रात की कभी 1-2-3 भी बज जाए ना, तो भी हमें मतलब कि नींद नहीं आती है। तो मोबाइल चलाते हैं, नींद नहीं आती है। और हम जब पढ़ते हैं उस समय नींद आ जाती है। और फिर पढ़ते हैं उस समय हमें क्या दिखता है, आराम। क्या दिखता है, आराम करें। क्या करें, आराम करें, पढ़ने के चक्कर में, पढ़ने के चक्कर में। फिर आगे देखते हैं, ये फिर मोबाइल है ना, सारा दिन मोबाइल चलाना। आप 4 घंटे लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे, 4 घंटे लाइब्रेरी। उसके बाद में भी आपको लगेगा कि मेरे को क्या करना है, मतलब कि लाइब्रेरी जाने के बाद में, जब लाइब्रेरी से बाहर निकलेंगे तो आप मोबाइल चलेंगे। ये सबसे बड़ी मतलब कि ये गलत बात है ना। और सबसे जो तीसरी बात है, वो है प्रेम का भूत। किसका भूत, प्रेम का भूत। और जिस व्यक्ति के दिमाग में से प्रेम का भूत निकल जाता है, वो अपनी असली जिंदगी का राह पकड़ लेता है। जिसके दिमाग से प्रेम का भूत निकल जाता है, वो अपनी असली जिंदगी का राह क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। उस बंदे को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि ये चीज़ है ना, वो हमारा पूरा दिमाग डाइवर्ट कर देती है, तो पूरे दिमाग को ख़त्म कर देती है, ये एकदम जीरो बना देती है, 0% काम करने के लायक छोड़ देती है। क्यों, क्यों छोड़ती है, क्योंकि इसके अंदर हमारा 100% दिमाग सारा का सारा, भाई बैटरी है वो 100% चार्ज होती है, वही 100% है वो सारा का सारा इसमें चले जाता है, प्रेम के भूत में। अब इसकी जो पूरी डिटेल आप समझ लीजिएंगे नहीं, इसकी एकदम खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई समझे, ये सारी बात है ना। प्रेम का भूत है, इसमें आपके 100% बैटरी चली जाती है, तो फिर आप दूसरी 1 भी प्रतिशत भी पीछे नहीं बचेगी, तो आप पढ़ाई में या फिर दूसरे काम में किस प्रकार लगेंगे, नहीं लगेंगे ना। और आप आगे देखते हैं, अब इसमें क्या होता है, जैसे मानते हो जैसे भाई एक मतलब ए लड़का है ना और बी लड़की है, आई बात समझ। अब इसमें क्या होता है, अब ये बोलते हैं मतलब कि इसमें नॉर्मल सी ऐसा प्रेम की भावना आती है, कभी इसमें मतलब कि दूध मिल जाते हैं, कभी कॉलेज में मिल जाते हैं, स्कूल लाइफ में मिल जाते हैं ना, या फिर कुछ मतलब कुछ शादियों में मिल जाते हैं, मतलब कि नॉर्मल से मिल जाते हैं। उसमें ये इतना सी प्रेम की भावना बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के लिए मरने मिटने के लग जाते हैं ना, हम तेरे लिए जिएंगे, आप मेरे लिए जिएंगे, ऐसे ऐसी प्रवृत्ति चलती है। और ऐसे ये क्या कहता है, मतलब कि ये बॉयज है, क्या है, बॉयज है लड़का। आप हकीकत रियल बात समझना है, क्योंकि जिंदगी का असली लक्ष्य यही है ना। ये बात समझ में आ गई तो समझ लो सारा काम हो गया। ये क्या है, यदि अच्छी बात लगे, यदि आप ये सही बात लगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये बात सही है, क्योंकि आगे मेरे को भी पता चला कि हाँ इस प्रकार की बातें करनी भी ज़रूरी है। क्योंकि जब हम हमारे परिवार के अंदर, ये हमारा परिवार है, आप मेरे साथ जुड़ते हैं, ये हमारा परिवार है, और हमारे परिवार के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन सफल बनाना हमारा क्या है, कर्तव्य है। मेरा क्या है, कर्तव्य है, प्रत्येक विद्यार्थी का जीवन सफल बनाना। इसमें जो बाधाएं आती है वो बाधाएं दूर करनी है, क्योंकि हम खुलकर बात करेंगे, हमें कोई प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं, हम खुलकर बात करेंगे। आई समझ में, आगे देखते हैं ए। अब ये क्या बोलेगा कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेकर जाऊंगा। क्या लेकर आऊंगा, बी को बोलेगा, क्या लेकर आ जाऊंगा, आपके लिए मैं चांद तारे तोड़ के लेकर आ जाऊंगा। क्या ये संभव है, आज तक किसी ने भी वैज्ञानिक ने वहां से तार मतलब कि चांद तारे वो तोड़ के नहीं लेकर आया है ना। तो तोड़ के लेके आना दूर की बात है, वहां पर जाने में भी समस्या होती है ना, दिक्कत बहुत होती है, हर प्रकार के सामना करना पड़ता है। लेकिन हालांकि अब जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, उस प्रकार हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात क्या कहता है कि मैं आपको चांद पर घुमा के लेकर आऊंगा। क्या कहता है, मैं आपको चांद पे घुमा के लेकर आऊंगा। ये मूर्ख आदमी, जब चांद पे ऑक्सीजन भी नहीं है तो कहाँ से घुमाएगा भाई, वहां पर ऑक्सीजन तो भी चाहिए ना। चल तो पानी तो कुछ पता नहीं अपने साथ में लेके चले जाएगी, ये भी होगी, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन तो चाहिए है ना। ऑक्सीजन है ही नहीं तो दोनों भी मर जाओगे, फिर क्या करेगा वहां पर जाके, है ना। ये भी छोटी छोटी एक गलती होती है, हमारी जिंदगी बर्बाद करती है। रियल में आपको बता रहा है, इसमें कोई दिक्कत मतलब कि कोई द्वेष की बात नहीं है, कोई इस मतलब ऐसी अलग बात नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी बर्बाद करती हैं। एक बात आप सोच सकते हैं, जबकि लड़की है वो अपने घर से भागती है ना, ये जो प्रवृत्ति दिखती है ना, वो अपने माँ बाप को छोड़ के चली जाती है। क्यों, इसके पीछे क्या राय है, कभी आपने आज तक किसी ने सोचा नहीं है ना। जैसे अब हमारे परिवार में भी होता है ना, आसपास भी होता है, गांव में भी होता है, ऐसी जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है ना, हमारे गांव के आसपास में है या हमारे शहर के आसपास में है। ज़्यादातर गाँव में मतलब कि ऐसी होती है, शहरों में होती है लेकिन चल जाती है, गाँव में ऐसा नहीं चलता है।
ये जो घर छोड़ के भागती हैं, ये कितनी उम्र में जाती हैं? रियल बता रहा हूँ, 15 से लेकर 22-23 के आसपास, इसके बीच में। इसके बीच में जब जो मतलब कि लड़की होती है, जो लड़के उसके अंदर जो डाइवर्ट होता है दिमाग होता है, वो अलग तरीके से चलता है, कुछ ना कुछ एक नई प्रवृत्ति के सोचने के बारे में चलता है। और जब ये अब इसको कि इस बारे में ज्ञान नहीं होता है आगे हम क्या करेंगे, जब लग जाता है कुछ थोड़े बहुत पैसे हो जाते हैं, बोल देते हैं हाँ हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, ऐसे हो जाएगा, हम सब कुछ कर लेंगे, हम जिएंगे, है ना, खुशी से जिएंगे। लेकिन ये थोड़ा बहुत सूरज मतलब कि थोड़ा बहुत तो सोच, है ना, कि माँ बाप को छोड़ के जाके क्या, अभी तू माँ बाप को छोड़ के जा रही है ना, फिर तेरे भी बच्चे होंगे, है ना, फिर वो भी तेरे को छोड़ के जाएंगे, तो फिर तेरे को कौन संभालेगा? तेरे को संभालेगा कौन? ये भी इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, है ना, ये सारी की सारी मतलब कि ध्यान लगाना चाहिए, है ना। लेकिन एक बात है, जब मानते हैं ना, वो थोड़ा दिन का जो मेहमान होता है ना, उसमें जो मतलब कि प्रेम की भावना कमी होती है, जब वो नॉर्मल सी वो मिलते हैं तो उसका थोड़े दिन तक ही प्रेम होता है, 1 महीना 2 महीने 6 महीने 1 साल तक, फिर उसको डिवोर्स भी होना पड़ता है, आपस में झगड़ा भी होता है, क्योंकि उनको कोई रोकने वाला नहीं होता है। इसलिए हमेशा इन प्रवृत्तियों से बचे, क्या करें, हमेशा इन प्रवृत्तियों से बचे, जो प्रेम का भूत है वो अपने दिमाग से निकाल ले, है ना। अपनी जो असली जिंदगी बनाने का बस एक ही मात्र है, यदि आपके दिमाग में से प्रेम का भूत निकल गया तो समझ लो हमारा लक्ष्य आ गया। क्या हो गया? लक्ष्य आ गया। अब इस बात में विशेष पर ध्यान रखना है ना, क्योंकि हमारे परिवार के जो हर प्रकार से जो काम मतलब कि होते हैं, उसका जो भी उद्देश्य होता है हमारे परिवार वालों का, वो भी कभी भी क्या बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना। उसके जो उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए, और हम उनके उद्देश्य की पूर्ति करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारे बच्चे होंगे, वो भी हमारे उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, करेंगे ना। और पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सक्सेस होंगे और लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। आज हम करते हैं तुगले के पतन। हो गया लगभग 10 मिनट के आसपास, ज़्यादा ही हुआ होगा। लेकिन सबसे पहले ये इस बारे में बात करनी ज़रूरी होती है। ज़्यादा इसको मतलब कि नहीं करते, फिर खाली किताबों का ज्ञान से कुछ मतलब नहीं होता ना, इस बारे में बात होनी ज़रूरी होती है। फिर मतलब कि फिरोज तुगलक के बाद का शब्द निकालो। फिरोज शाह तुगलक, बाद का शासनकाल, शासनकाल। अब इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक। अब इसके बाद कौन शासक बना? तुगलक शाह द्वितीय। कौन? तुगलक शाह द्वितीय, तुगलक शाह द्वितीय। कौन बना? तुगलक शाह द्वितीय। इसने क्या किया? तुगलक शाह द्वितीय ने, ये एक स्वतंत्र रूप से शासक भी नहीं था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था, मतलब कि दो ऐसे शासक रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, जिनका शासनकाल 37 साल 38 साल रहा है। मतलब कि किसी भी सल्तनत काल में, है ना, दिल्ली सल्तनत काल में कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसका मतलब इतना लंबा शासनकाल रहा है। 4 साल 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल, मुश्किल से इतना, है ना, ज़्यादा किसी का शासनकाल नहीं था। फिरोज शाह तुगलक मात्र, और एक आगे आगे आएगा बहलोल लोधी, वो दो एकमात्र ऐसे शासक थे दो जिनका शासनकाल लंबा रहा। इसके पीछे वजह क्या है? वो जनता के प्रिय थे, है ना, जनता के प्रिय थे, है ना, जनता के हित के बारे में सोचने वाले थे। वो राजा होते हुए भी उनके अंदर वो घमंड नहीं था, है ना, जो कि जनता के प्रति आक्रोश उत्पन्न करना, है ना, जनता से जबरदस्ती कर वसूल करना, अपना अमीरों के साथ में झगड़ा करना, ये प्रवृत्ति फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोधी आएगा आगे उसके अंदर वो समाहित नहीं थी, है ना। तुगलक शाह द्वितीय, इसने 1388 19 तक ये क्या क्या ठीक ठाक शासक था, लेकिन इसका शासनकाल 1 वर्ष ही था। कितना? 1 वर्ष ही, कम ही था, 1 वर्ष से भी बड़ा भी इतना भी लंबा नहीं था, 1 वर्ष से कम ही था। ये थी तुगलक शादी होती है ना जन। अब इनका भी एक सा शासन रहा, किसके पीछे वजह क्या है? एक तो ये कमजोर शासक था, है ना, कमजोर शासक था, और ये जनता के प्रिय भी नहीं था, और ये अमीरों का अधीन था, स्वतंत्र रूप से शासक नहीं था। फिर अमीरों ने इसको हटाया, फिर दूसरे को बना दिया। ये ऐसी प्रवृत्ति चलती थी। इसके बाद में था अबू बकर। कौन था? अबू बकर।
अबू बकर। कौन था अबू बकर? ये था 1389 से 90 था, ये 1 वर्ष ही इतने करेंगे शासक भाई, स्वतंत्र रूप से थे वो, उन्होंने कर लिया शासन, अभी इनके बस की बात नहीं। अबू बकर इनकी वही प्रवृत्ति, मतलब ये भी स्वतंत्र रूप से शासक नहीं था, स्वतंत्र रूप से शासक नहीं था, है ना, स्वतंत्र रूप से शासक नहीं, है ना, जनता के प्रिय नहीं, के प्रिय नहीं, अमीरों के अधीन, अधीन, हाँ, और कूटनीति की कमी, मतलब हर प्रकार के आदेश है, कूटनीति, कूटनीति की कमी, और मतलब बोलने की कमी, हर प्रकार की कमी इसके अंदर थी। अबू बकर जैसे मतलब कि जो शासक थे उसमें हर शासक में इसी प्रकार की कमी थी। आई बात समझ में? इसके बाद में कौन है? इसके बाद में है मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। कौन है? मोहम्मद शाह। इनका शासनकाल 1390 से लेकर 94 तक। मोहम्मद शाह कितना है? 1390 से लेकर 1394 तक। ये भी ठीक 4 वर्ष शासन किया था, 4 वर्ष तक शासन किया था। अच्छा भी था, मतलब इतना भी कमजोर भी नहीं था, लेकिन शासनकाल कम ही रहा था। इसमें भी वही प्रवृत्ति थी, अमीरों का अधीन था। हाँ, ये इतना 4 साल शासन क्यों किया था? क्योंकि अमीरों का ज़्यादा अधीन था, एकदम स्वतंत्र रूप से नहीं था। ये उनकी बात मानता था, वो बोलते थे जैसे होता था, है ना। जब उनकी बात मानेगा, जब उनकी बात मानेगा तो वो स्वतंत्र रूप से शासक भी नहीं रहेगा, वो जनता के पीछे भी नहीं रहेंगे। और वो अमीर थे, वो जनता के प्रति अत्याचार करते थे। क्या करते थे? अत्याचार। क्या करते थे? अत्याचार करते थे। फिर इस प्रकार मोहम्मद शाह भी स्वतंत्र नहीं था। अब इसके बाद में आता था वो महमूद शाह। कौन आता है इसके बाद में? महमूद शाह। महमूद शाह, इसका शासनकाल 1394 से 1312 तक। अब ये अंतिम शासक था महमूद शाह। कौन था? अंतिम शासक महमूद शाह। इसके बाद में कोई शासक नहीं। और इसका एक बात एक है और है, 1398-99 से लेकर 1476, इसके बीच में शासनकाल था तैमूर का। ये था समरकंद। कहाँ का था? समरकंद। कहाँ का था? समरकंद का। और हम आगे देखते हैं अब ये किस प्रकार आया था। जब ये 1998-99 में आया था, है ना, तैमूर, ये आया था समरकंद से। और जब इनको पता चला, किसको? तैमूर को, कि भी जो दिल्ली सल्तनत है वो महमूद शाह के हाथ में है, वो एकदम स्वतंत्र शासक नहीं है, वो एकदम इस प्रकार जो निर्णय भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब होता तो केवल राजा चंद है, क्या होता है? होता तो केवल राजा चंद है, लेकिन जो शक्ति है वो पूरी जनता में नीत होती है, वो सेना में नीत होती है। वो सेनापति वही होते हैं, जो अध्यक्ष पद है वही वही होते हैं, जो प्रधानमंत्री वही होते हैं, केवल राजा ही चेंज होता है। लेकिन केवल राजा के आधार मत है, क्या है? केवल राजा के आधार मत है, वो पूरी प्रवृत्ति चेंज हो जाती है, पूरे राज्य का जो मतलब कि खतरा भी उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार हम भी एक क्या है? राजा हैं। आप भी क्या है? एक क्या है? राजा हैं। हकीकत में रियल बता रहा, आप क्या एक राजा हैं। यदि आप की स्थिति मतलब आप राजा हैं और आप कमजोर हो गए, है ना, आपको हमेशा एकदम दृढ़ संकल्प और मजबूत होना चाहिए। आप राजा हैं और आपको हमेशा दृढ़ संकल्प मजबूत होना चाहिए। आप दृढ़ संकल्प मजबूत रहेंगे तो आपकी जनता, मान लीजिए जो आपके किसी शिष्य वगैरह होते हैं, आप पढ़ेंगे, है ना, फिर हम बात करते हैं आगे, जो आपके परिवार वाले सदस्य हैं वो अपना आप आगे बढ़ेंगे, है ना। जो आपका समाज है, मतलब आप एकदम अपने आप में एक मतलब अलग पहचान, है ना, आप अपना आप में एक अलग छाप छोड़ेंगे, है ना। तो फिर वो आपसे जो पढ़ने वाले हैं, आपके जो समाज के लोग हैं, आपके गांव के लोग हैं, वो एकदम एक्टिव होंगे, है ना। वो अपने शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे। जब वह शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे तो फिर क्या मतलब कि अब उस गांव का विकास होगा। और उस गांव का विकास होने का मात्र क्या है? एकमात्र था, मतलब एकमात्र वो स्रोत है, वो आप हैं। क्या है? एकमात्र स्रोत क्या है? आप है। तो आप क्या है? राजा है। वहां से आप अपना खुद को क्या कहेंगे? राजा कहेंगे। क्या कहेंगे? राजा कहेंगे, है ना। और राज्य के अंदर जो शक्ति होती है,
आप जितने भी हिस्ट्री के अंदर वो राजा पढ़ते हैं, वो सारे के राजा की प्रवृत्ति आपके अंदर पाई जाती है ना। सारी की सारी शक्ति आपके अंदर है, लेकिन वो शक्ति जागरूक करने की कमी है। क्या करने की कमी है? जागरूक करने की कमी है। उस शक्ति को हमें जागरूक करना पड़ेगा, उस शक्ति को हम पहचान करनी पड़ेगी कि हमारे के अंदर कौन कौन सी शक्ति हैं। आई बात समझ में? मेरी बात समझ रहे हो? आगे देखते हैं। आप राजा हैं, है ना। आज से क्या है? आप क्या है? राजा है। आई बात समझ में? हमेशा आपको राजा बन के रहना है और जीना है एक मतलब कि अलग छाप की तरह जीना है, अलग अंदाज की तरह जीना है। लोगों को लगना चाहिए वास्तव में इसकी भी ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगी नहीं है पैसा खूब है और खा पी रहे हैं मज़ा करे, उससे कोई मतलब नहीं। लोगों के नज़रों में या दिलों में रहना चाहिए, तब जिंदगी का असली मज़ा है। असली मज़ा वह नहीं है, असली मज़ा वह नहीं है जिसके पास पैसा है और धन दौलत है। असली मज़ा तो वह है जो व्यक्ति उस मतलब कि लोगों के दिलों में रहता है ना, उस लोगों के दिलों में समाहित होता है। असली ज़िंदगी का मज़ा वह है, और ये काम आप कर सकते हैं, लोगों के दिलों में रह सकते हैं, है ना, उसके अंदर समाहित हो सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। महमूद शाह, और इसके बाद में यहाँ पर 3 क्षेत्र थे। क्या थे? 3 क्षेत्र। ऊपर लिखते हैं। कहाँ? 3 भी नहीं लिख रहे, नहीं ऐसे हो और लिखते सीधा 3 क्षेत्र, जो कि इसके काल में स्वतंत्र हो गए। किसके काल में? महमूद शाह के काल में। कौन 3 क्षेत्र कौन था? जौनपुर। ये कौन था? मालवा। एक क्या था? गुजरात, है ना। एक क्या था? गुजरात। ये तीनों क्या कर सकते? ये तीनों क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए तीनों ही। क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। और जौनपुर, जौनपुर में किसका शासक था? सरकी का। उस मलिक सरकी। किसका? इसमें कौन सी मतलब वंश की मतलब कि कौन सी वंश की स्थापना की थी जौनपुर में? उस मलिक सरकी, मलिक सरकी, है ना। उस मलिक सरकी, उस मलिक सरकी। ये क्या था? एक व्यक्ति था। क्या था? व्यक्ति था, है ना। शासक राजा बना था और इन्हें वंश की स्थापना की थी, वो थे सरकी वंश। मैंने ये वंश बताया था, ये वंश नहीं था, ये व्यक्ति था। उसने मतलब कि मलिक सरकी, है ना। उस मलिक सरकी क्या थे? अब नाम ऐसे ही है। उस मलिक सरकी था, वो सरकी वंश की स्थापना की। किसकी? सरकी वंश की। और जो मालवा था, है ना, मालवा था, वो मुजफ्फर शाही। कौन सी? मुजफ्फर शाही। कौन सी? मुजफ्फर शाही वंश, है ना। मुजफ्फर शाही वंश। किसकी स्थापना की थी? मुजफ्फर शाही वंश। ये था। इसका शासक कौन था? जफर खान। कौन था? जफर खान। ये 2-3 बातें याद रखनी है। मतलब मालवा के, ये कौन कहाँ का था? मालवा का। और गुजरात का हुसैन शाही। किसकी वंश स्थापना की थी? हुसंग शाही वंश। और राजा कौन सा था? दिलावर खान। किसने की थी स्थापना? दिलावर खान। किसने की थी? दिलावर खान ने। अब ये 3 बातें याद रखनी है। मतलब कि आपको पूछ सकते हैं जो मालवा गुजरात, है ना, मालवा गुजरात जौनपुर, किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे? क्या होते? किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे? और पूछ सकते हैं जो जौनपुर था वो किसके काल में स्वतंत्र हुआ था? मतलब अलग अलग प्रकार के पर क्वेश्चन जब घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। और जब ये तैमूर था, है ना, जब ये तैमूर था, जब ये वापस गया था 1406 में तैमूर जब वापस गया था, तैमूर जब वापस गया था उस समय अपने एक जो मंत्री था खिजर खान। कौन था? खिजर खान। उनको यहाँ पर मंत्री बना दिया था। कहाँ का? लाहौर का और दीपालपुर का,
है ना, लाहौर, दीपालपुर, लाहौर, दीपालपुर, है ना, और मुल्तान, जो मतलब कि ये जो आसपास के क्षेत्र है इनका क्या बना दिया, मंत्री बना के। और तैमूर था वो खुद चला गया, कहाँ का चला गया, समरकंद वापस, तैमूर चला गया, यहाँ नहीं रहा। और जब इस खिजिर खान को यहाँ पर मतलब कि छोड़ के चले गया है ना, यहाँ पर जो मंत्री वगैरह बना दिया अपने वंश का, कि ये भी हमारे वंश का क्या है, मंत्री है खिजिर खान। जब खिजिर खान यहाँ पर शासक मतलब मंत्री बना था, तो ये चलते चलते 6 साल बाद में, है ना, 12 मतलब कि 1412 में, जब इनको नजर में मतलब कि या जो दिल्ली का जो शासक बना था वो था दौलत खान। कौन था, दौलत खान, दौलत खान। अब ये क्या था, जब खिजिर खान यहाँ था तो 1212 में बन गया दौलत खान। क्या बन गया, दौलत खान। और दौलत खान ने कोई सी भी प्रकार की पदवी वगैरह धारण नहीं की थी, वो स्वतंत्र रूप से शासक कर रहा था, शासन संभाला था। लेकिन उसने 2 साल ही शासन संभालता स्वतंत्र रूप से, दौलत खान ने। कितने साल, 2 साल ही, क्योंकि दौलत खान पहले से ही इसके जो कहाँ हो गया है, महमूद शाह, इसकी मृत्यु हुई थी 1312 में। और 2 साल बाद में ये दौलत खान रहा था। और दौलत खान को खिजिर खान ने पराजित किया। क्या क्या, पराजित किया। किसने, खिजिर खान ने। खिजिर खान ने दौलत खान को पराजित करके किसकी वंश की स्थापना की थी, सैयद वंश। किसकी, सैयद वंश। आई बात समझ में, सैयद वंश। और मैंने अभी 4 वंश हो गए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब आपको याद कैसे करेंगे, ये है गुलाम, क्या ये सबका क्या गुलाम है, गुलाम वंश, खिलजी यानी खुजली चलती है, खिलजी वंश, तुगलक, ये जो बीच वाला है ये सबकी तुगियां लगाता है, क्या कहता है, तुगियां लगाता है, जिसको क्या बोलते हैं, तुगलक वंश। सैयद, जब ये तुगियां लगाता है, ये क्या करता है, तुगियां लगाता है, तो ये सपोर्ट करता है इसमें, है ना, ये सपोर्ट करता है इसका, क्या कहता है, सपोर्ट करता है। और फिर ये तुगियां लगाता है, फिर ये सपोर्ट करता है सैयद। फिर ये लोधी, यानी एक छोटी सी है लोधी, बोलते हैं गोदी में आ जाता है, इतना अच्छा है इसको मैं गोदी में ले लेता हूँ, क्या कहता है, या फिर मैं गोदी में ले लेती हूँ, इतना सा है, जिसको क्या बोलते हैं, गोदी, क्या बोलते हैं, लोधी, क्या बोलते हैं, लोधी वंश। आई बात समझ में, हो गया क्लियर। आगे देखते हैं। अब इसकी स्थापना खिजिर खान ने, लेकिन 14 मई 1421, अब 1300 चलते रहेगा। 1421 में खिजिर खान को धोखे से हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई, खिजिर खान की धोखे से हत्या कर दी गई। और खिजिर खान और देश के लिए क्या हो गया, शहीद हो गया था खिजिर खान, और उसकी मृत्यु हो गई खिजिर खान की। अब खिजिर खान जब मृत्यु होती है उसके बाद में शासक बनेगा, तो उसके साथ बाद में उसका जो पुत्र था वो मुबारक शाह। कौन था, मुबारक शाह। मुबारक शाह, ये 1421 में बना था। और 1421 में ये जब बना था, लेकिन इसकी भी 1434 में मृत्यु मतलब कि उसका भी हत्या कर दी जाती है। 21 से 34 तक मुबारक शाह की, मुबारक शाह की 1434 में अपने ही सहयोगियों द्वारा हत्या करना। क्या करना, हत्या करना, यानी कि जो अपने ही सहयोगी थे उनके द्वारा हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसके बाद में ये बात थी कि मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था। क्या नहीं था, मुबारक शाह का कोई भी पुत्र नहीं था। तो फिर ये उसके जो मेन मंत्री थे वो थे सरवल उल मुलक। कौन थे, सरवल उल मुलक, सरवल उल मुलक। कौन थे, सरवल उल मुलक। जब ये सरवल उल मुलक था तो इन्होंने कहा भाई हाँ हम कुछ बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो शासन तो चलाना पड़ेगा। ऐसी बात है नहीं शासन जो राजा नहीं होगा तो अभी शासन चल जाएगा, बिना राजा शासन चलने वाला है नहीं। तो भाई हमारे क्या होंगे, भाई राजा वगैरह भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राजा वगैरह भी होना चाहिए। आगे देखते हैं हम।
सर्वोलक मूलक सही है ना, सर्वोलक मूलक। आगे देखते हैं, सर्वल उलक मूलक। अब इसने क्या किया, तो इसके जो एक अलग पुत्र था है ना, मोहम्मद शाह, कौन था, मोहम्मद शाह, उनको शासक बना दिया, मोहम्मद है ना, मोहम्मद शाह। किसको, कि ये जो इनके आसपास के जो दोगदासी वगैरह थे, ये इनको जो काका का कोई लड़का था है ना, जो इनके रक्त संबंधी था, मोहम्मद शाह, कौन था, मोहम्मद शाह। वो था मुबारक शाह, यह था मोहम्मद शाह, कौन था, मोहम्मद, क्या था, मोहम्मद, मोहम्मद शाह, कौन था, मोहम्मद शाह। एक मोहम्मद शाह उसमें था, किस पे, तुगलक वंश में, किसमें, तुगलक वंश में मोहम्मद शाह था ना, वही वापिस मोहम्मद शाह। ये कब बना था, 1934 में। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है लेकिन की, इसकी भी हत्या कर दी गई 1445 में, है ना, इसका भी हत्या हो गई। ये भी मर गया था, अपने देश के लिए शहीद हो गया था, मोहम्मद शाह। और इसका जो पुत्र था वो था अलाउद्दीन, कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह, कौन था, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। अब ये हो गया शासक, ये 1445 में बना था और 1451 तक शासन रहा था, 1451 तक ये इतना ही शासन रहा था। और फिर बेलोद लोधी आ जाता है, और बेलोद लोधी ने इसकी हत्या करके शासक राजा बन गया था, बेलोद लोधी, है ना, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं। और हम आगे आ जाएंगे बेलोद लोधी का। अब इसमें क्या हुआ, जब अलाउद्दीन आलम शाह जो शासक बना था, तो ये भी शासन ठीक ठाक कर रहा था, क्योंकि 6 साल तक शासन किया था इसने भी, कितने, 6 वर्ष तक शासन, कितना, 6 वर्ष तक शासन। अब ऐसा नहीं बोलना है सर उबा खा रहा है, उबा से खा रहा है, ऐसे करे, लेकिन अब ये 12 बज गई है ना, अब 12 बज गई है, तो फिर आनी है, एक काम शुभ हो जाए, क्योंकि एक नया दिन हो गया ना, नए दिन हो गया, नई तारीख आ गई है, तो इसमें ऐसा होता है। ये कोई भी, जब कोई भी चीज़ एकदम परिवर्तन होता है, इसमें कुछ चेंज तो आता ही है ना कुछ ना कुछ एक अलग नजरिया दिखता है, इसलिए मेरे को एक उबासी वाला नजरिया आ रहा है, बाकी कोई दूसरी बात नहीं है ना। तो मतलब कि 6 वर्ष तक शासन किया था ये बेचारा ने, ज़्यादा में मतलब कि इन शासक ने 6 वर्ष से ज़्यादा शासन नहीं किया था। और इनसे बस हमको जो सीख के बारे में बात करते हैं, उसके में हमें यही मिलती है कि जो राजा, जो एक स्वतंत्र रूप से राजा होता है, वो जनता के प्रिय होता है ना, जनता के प्रिय होता है, वो मतलब कि लंबा टाइम तक शासन करता है। और फिरोज शाह तुगलक था, वो जनता के प्रिय था, इसलिए उसने लंबे टाइम तक शासन किया था, क्या था, लंबे टाइम तक शासन किया था। बाकी देख लो दूसरे राजाओं को, ये स्वतंत्र रूप से शासक नहीं थे, है ना, और ये किसी के अधीन थे। जब ये किसी के अधीन रहेंगे तो ये तो स्वतंत्र रूप से शासन नहीं कर पाएंगे, और जब स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करेंगे तो फिर क्या वो लंबे टाइम तक शासक बन पाएंगे, कभी शासक लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे। और इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ दो, मतलब कि पढ़ाई करते रहिए, बिना पढ़ाई कुछ भी हासिल नहीं होने वाली है। मैं बार बार यही कहता हूँ, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ठोकर, चुनौती, गरीबी, ठोकर, ये 3 चीज़ जो हमें सिखाती है, वो दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाती है। ये बात कान खोल के सुन लेनी है, गरीबी, ठोकर, चुनौती, ये जो 3 चीज़ है ना, ये जो 3 तत्व है, 3 शब्द हैं, जो 3 ये प्रक्रिया है, वो हमें जो सॉरी घटनाएं है ना, जो हमारे साथ घटती है, जो ये सिखाती है ना, वो दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं सिखाती है। ये बात कान खोल के सुननी है। यदि आप में से कोई गरीब हैं तो आप हमेशा मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और यदि आपने एक बार ठोकर लगी है, ठोकर का मतलब है ये है गलतियाँ, है ना, आपसे यदि कोई गलती हुई है और उस गलती का आपको एहसास हो गया है, यदि आपसे कोई गलती हुई है और उस गलती का आपको एहसास हो गया है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तीसरी बात, सबसे बात है बड़ी है चुनौती। यदि आपने मतलब कि यदि आपको किसी ने चुनौती दी है तो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यदि कोई चुनौती दे देता है, वो बात दिमाग के अंदर सेट हो जाती है ना, वो कभी बाहर नहीं निकलती हैं, वो उस चीज़ को प्राप्त करके ही निकलती हैं, है ना। मेहनत करो, पढ़ो, लिखो और ज़िंदगी में सफलता हासिल करो। थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे हम अगली क्लास में।